हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12th की इंग्लिश है। इंग्लिश का जो प्रोज है, प्रोज का जो सेकंड चैप्टर है यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के आज हम शॉर्ट आंसर करने वाले हैं। तो जो शॉर्ट आंसर है वो कुल 13 है। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ, एक एक करके समझाती हूँ, और आपको पढ़ने के बाद कैसा लगा तो जरूर बताइएगा। चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं शॉर्ट आंसर। तो ये है लास्ट स्प्रिंग के, मैंने आपको बताया ही। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कुल 10 क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई डिड एनीस जंग आस्क साहेब। एनीस जंग ने साहब से क्या पूछा, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। जो एनीस जंग थी यानी कि राइटर थी, उन्होंने क्या पूछा साहेब से, व्हाट वाज इट इम्पैक्ट ऑन साहेब, और साहेब पे क्या प्रभाव पड़ा, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। एनीस जंग आस्क साहेब, एनीस जंग ने साहेब से पूछा, अबाउट बारे में, द स्कूल, स्कूल के बारे में। जो एनीस जंग थी उन्होंने साहेब से पूछा, बिकॉज, क्योंकि। साहब रिप्लाइड टू हर, और साहब ने उन्हें उत्तर दिया या जवाब दिया, दैट की ही हैज नथिंग एल्स टू डू इम्पैक्ट रैपिकिंग, और कूड़ा करकट बीनने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं है करने के लिए। इट इम्पैक्ट ऑन साहेब वाज दैट ही वाज वेरी क्यूरियस, और जो साहेब पे जो प्रभाव पड़ा था वो कैसा था, क्यूरियस मतलब कि उत्सुक था, यानी कि उत्सुकता का जो भाव होता है वो था। अबाउट स्कूल, इफ एनी बिल्ड इट, और अगर स्कूल कोई बनवाता तो वो जरूर जाता, उसने ऐसा कहा। और जब एनिस जंग ने उससे स्कूल के बारे में पूछा तो उसने काफी उत्सुक होके ये बात को कहा था। तो फर्स्ट जो आंसर था वो समाप्त होता है। पहले आंसर में यही पूछा गया है कि अनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में पूछा तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि अगर कोई स्कूल बनाएगा तो वो जरूर जाएगा, बहुत ही उत्सुक होके। बट लेकिन यहाँ स्कूल नहीं थे, और जो कूड़ा करकट जो बच्चा बीनता था साहेब, वो इसलिए बीनता था क्योंकि उसके पास कुछ और करने के लिए नहीं था। तो ये आपको समझ में आया। तो चलिए दूसरा पढ़ लेते हैं। तो दूसरे में क्या पूछा गया है, व्हाई डिड साहेब एंड अनदर रेपिकल्स नॉट वेयरिंग चप्पल, साहब और जो अदर बच्चे थे यानी कि दूसरे बच्चे थे वो क्यों नहीं पहनते थे चप्पल, एंड सॉरी वाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और उन्होंने चप्पल ना पहनने के लिए क्या बहाना बताया, तो आपको बताना है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। साहब एंड अनदर रेपिकल्स डिड नॉट वेयरिंग चप्पल्स, जो साहब था और जो अदर बच्चे थे वो क्या कर, मतलब वो चप्पल नहीं पहनते थे, बिकॉज, क्योंकि, इट वाज देयर ट्रेडिशन, क्योंकि यह उनकी परंपरा थी। एंड द बॉय सिंपली रिप्लाइड, और उसमें से जो एक बच्चा था उसने सिंपली मतलब साधारण रूप से, बिना किसी झिकझोर के, मतलब कहते हैं ना कि जो गरीबी का जो दुख होता है, बिना किसी उसके, उसने बिना किसी भाव के बहुत ही साधारण तरीके से उत्तर दे दिया, दैट की हिज मदर, उसकी माता, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, यानी कि उसकी जो माता है नहीं उतारती है नीचे, फ्रॉम द सेल्फ, यानी कि जो ताक, सेल्फ मतलब होता है ताक। तो ताक क्या होता है, जहाँ पे हम सारा सामान सही से रख देते हैं संभाल के, उसे हम ताक कहते हैं। तो जो उनकी माता थी वो ताक पे जो उनकी चप्पल हुआ करती थी उनको बहुत ही संभाल के रख देती थी, और वो उसे नीचे नहीं उतारती थी। तो ऐसा उसमें से एक बच्चे ने कहा। लेकिन जो राइटर थी वो क्या कह रही थी, गरीबी के कारण चप्पल नहीं पहनते थे, बल्कि ये उनकी परंपरा ही थी, ताकि वो दिखा सके कि गरीब है वो और उन्हें थोड़ा सा सिंपैथी मिल सके। तो वो ऐसा लेसन में बताया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ सकते हो, सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया, हाउ मैनी रेपिकल्स यूज टू लिव इन सीमापुरी, जो बहुत सारे जो रेपिकल्स थे वो कितने सीमापुरी में रहते थे, दिल्ली, जो कि दिल्ली में था। हाउ डिड दे सेटल देयर, और वे वहाँ कैसे स्थायी हुए, तो ये आपको बताना है। तो आपको मैंने बता रखा है पढ़ाते वक्त, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देयर लिव्ड इन 10,000, और जो
10,000 रेपिकल्स, जो 10,000 जो रेपिकल्स थे वो वहां रहते थे इन सीमापुरी। सीमापुरी में 10,000 रेपिकल्स यानी कि कूड़ा बीनने वाले लोग रहते थे। दिल्ली, जो कि दिल्ली के पास था। ढाका इन सॉरी द रेपिकल्स वर बिलोंग, और जो रेपिकल्स थे वो बिलोंग करते थे टू ढाका इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो ढाका था वे पहले वहां रहा करते थे, इसलिए वहां से वो बिलोंग करते थे, वहां से संबंधित थे। देयर होम, उनके घर, एंड फील्ड, और उनके खेत, वर रूइंड बाय स्टॉर्म, और जो स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, जब तूफान आता था तो उनके घर और फील्ड नष्ट हो जाते थे। एंड दे अराइव्ड हर इन सीमापुरी, और जो वे वहां से क्या हुए, जब ऐसा सब कुछ होता था, ऐसी घटनाएं होती थी, तो वे सीमापुरी में आ गए। तो ये आपको समझ में आया क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, कि 10,000 रेपिकल सीमापुरी में रहते थे, जो कि दिल्ली के पास है। और क्या कहा गया है, जो रेपिकल जो सीमापुरी में आए हैं वे पहले ढाका से संबंधित थे, जो कि बांग्लादेश में है। और वहां से क्यों चले आए, क्योंकि जो वहां उनके जो घर थे, खेत थे, वो तूफान की वजह से नष्ट हो जाया करते थे। तूफान आता था तो क्या होता था कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके खेतों को, घरों को उड़ा ले जाता था, ज्यादा हवा होने के कारण। तो इसलिए वे वहां से छोड़ के सीमापुरी में आ गए। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्या है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जो कूड़ा था उसकी क्या मीनिंग थी। व्हाट डिड दे फाइंड इट इन इट, और जो बच्चे थे वे इन्हें कैसे व्यक्त करते थे, तो क्या था द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। जो बच्चों के लिए जो मीनिंग थी कूड़ा करकट की, वाज wrapped इन वंडर, जो कि wrapped मतलब होता है ढकी हुई, वंडर मतलब होता है आश्चर्य, जो कि आश्चर्य से ढकी होती थी। दे फाउंड अ रुपी, जो कि कभी कभी 1 रुपए पा जाया करते थे। आर 10 रुपी नोट इन इट, और कभी कभी उस कूड़े में से 10 की नोट भी पा जाया करते थे। एंड सम टाइम अ सिल्वर कॉइन, और कभी कभी जो एक सिल्वर कॉइन होता है वो भी उन्हें मिल जाया करता था। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए पांचवा पढ़ लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। जो साहब था उसने क्या किया था कि वे जो दूध की दुकान थी वहां पे नौकरी जो करने लगा था। तो वो जो राइटर है पूछी क्यों करने लगा था, वाई मतलब साहब दूध की दुकान पे क्यों नौकरी करने लगा था। बूथ मतलब होता है दुकान, ज्वाइन मतलब होता है किसी चीज में आप भर्ती हो जाते हैं तो उसे हम ज्वाइन कहते हैं। What was he paid for it for his service, और जो साहब था उसे इस जॉब के लिए कितने पैसे मिलते थे, तो आपको ये बताना है। जो नरेटर है वो पूछ रही है कि साहब ने मिल्क की दुकान पे क्यों काम किया और उसे इसके लिए कितने पैसे मिलते थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आंसर आपको दिखा रही हूँ। तो साहब ज्वाइंट द जॉब एट मिल्क बूथ, जो साहब था वो जॉब करने लगा था दूध की दुकान पे, बिकॉज क्योंकि ही हैड नीड अ मोर मनी, क्योंकि उसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी। एंड और मील्स फॉर हिम, और उसे भोजन भी चाहिए था उसके लिए। ही वाज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, और उसे इसके लिए 800 रुपए भी मिल जाया करते थे। तो ये सिंपल सी बात है कि साहब को कुछ भोजन और पैसे की जरूरत थी। आपको पता ही है कि गरीब जो होते हैं उनको सिर्फ भोजन और पैसे थोड़े बहुत चाहिए होते हैं ताकि वो अपना रहन सहन कर सके। तो इसीलिए उन्हें थोड़े से पैसे और थोड़े से भोजन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने ज्वाइन कर लिया था जॉब को मिल्क की दुकान पे। और क्या हुआ था, और इसके लिए उसे 800 रुपए भी मिलते थे। तो ये सिंपल सी बात है, आपको पता थी लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। चलिए छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा में क्या पूछा गया है, हु वाज मुकेश। मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहाँ से संबंधित था यानी कि वो कहाँ रहता था। एंड वाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका क्या गोल था, यानी कि गोल मतलब लक्ष्य कह सकते हो जीवन का। जो लक्ष्य हम बनाते हैं, सपने देखते हैं, उसके क्या सपने थे, उसने क्या ड्रीम देखे थे, क्या उसके गोल थे, तो आपको ये बताना है। तो आंसर चलिए पढ़ लेते हैं। मुकेश वाज अ सन ऑफ अ पुअर फैमिली। मुकेश कौन था, एक गरीब परिवार का बेटा था। whose father was a poor bangles maker in फिरोजाबाद।
जो उसके पिताजी थे वो क्या करते थे, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का काम करते थे, वो भी गरीब थे। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक। तो आपको समझ आ गया, चलिए सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। सातवें में पूछा गया है, व्हाई डिड मुकेश वॉलेंटियर टू टेक नरेटर होम। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, मुकेश कहानीकार को घर क्यों ले जाना चाहता था। हु वर देयर इन द होम, और उसके घर में कौन कौन थे। तो मुकेश वॉलेंटियर्ड टू टेक अ नरेटर होम, जो मुकेश था वो नरेटर को लेके जाना चाहता था अपने घर। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट वेरी हैप्पी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा था, एंड प्राउड और गर्व महसूस कर रहा था फॉर हिज होम, अपने घर के लिए। क्योंकि घर जो उसका था उसका पुनर्निर्माण हुआ था, तो वो उसे दिखाने के लिए उसे जो कहानीकार थे उन्हें अपने घर लेके गया था, ताकि क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खुशी थी और उसे गर्व महसूस हो रहा था अपने घर को लेके। वाज रिब्यूल्ट, जो कि बनाया गया था। देयर वर फादर ऑफ मुकेश, और उसके घर में कौन कौन थे, उसके फादर थे, हिज ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी माँ थी वो थी, एल्डर ब्रदर, और जो उसके जो बड़े भाई थे वो थे, एंड हिज वाइफ, और जो उनकी पत्नी थी बड़े भाई की वो थी। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, इन द होम, यानी कि घर में उसके पिताजी थे, उसके दादी माँ थी, उसके बड़े भाई थे, बड़े भाई की पत्नी थी उनके घर में। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। चलिए आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आठवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इट इज हिज करम, और यह उनका करम है। हिज डेस्टिनी, और यह उनका भाग्य है। हु सेड एंड व्हाई, किसने कहा था और क्यों। तो पढ़ते हैं, मुकेश ग्रैंड मदर सेड, मुकेश की दादी माँ ने कहा था, दिस, यह, इट इज हिज करम, और यह उनका करम है। हिज डेस्टिनी, उनका भाग्य है। बिकॉज, क्योंकि सी हैज वास्ड her own husband go build with the dust from polishing the glass of bangles, यानी कि जो उनकी दादी माँ थी उन्होंने अपने पति को देखा था जब वो ग्लास यानी कि चूड़ी को पॉलिशिंग कर रहे थे, और उसी वक्त क्या हुआ था, उनके जो पति थे वो अंधे हो गए थे। तो ये इसलिए जो उनकी दादी माँ है उन्होंने कहा था। और आगे क्या कहते हैं, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, और जो उनका जन्म था वो बैंगल बनाने वाले परिवार में हुआ था, उनकी जाति में हुआ था। दे हैज सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ और नहीं देखा था बट चूड़ियां जरूर देखी थी, और हर घर में वहां पे क्या थी, चूड़ियां ही चूड़ियां थी। ये आठवां कंप्लीट होता है, उसके बाद हम नौवां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द बैंगल्स सिंबलाइज, जो चूड़ियां थी वो किसकी प्रतीक थी, सिंबलाइज मतलब होता है प्रतीक। व्हाट इज द रूल ऑफ बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में जो चूड़ियां बनाते थे उनके क्या रोल थे। तो आपको ये बताना है, द बैंगल्स और जो चूड़ियां थी सिंबलाइज प्रतीक थी, एंड इंडियन वोमेन सुहाग, जो इंडियन जो भारतीय महिला थी उनका सुहाग की निशानी थी, जो चूड़ियां थी वो सुहाग की निशानी थी। एस्पेसियसनेस, यानी कि शुभ थी। इन मैरिज, मैरिज में वो एस्पेसियसनेस मतलब होता है शुभ होना। इन मैरिज, मैरिज में वो क्या थी, जो चूड़ियां थी वो शुभ मानी जाती थी। द बैंगल मेकर, जो चूड़ियां बनाने वाले लोग थे, और फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हैव स्पेंट जनरेशन ऑफ मेकिंग कलरफुल बैंगल्स फॉर ऑल द वोमेन इन द कंट्री, जो फिरोजाबाद जो कंट्री थी उसमें क्या था, बहुत जो औरतें थी वो अपनी पीढ़ी बिता देती थी चूड़ियां बनाने में। बट लेकिन दे आर स्टिल इन पॉवर्टी, लेकिन जो उनकी गरीबी थी वो उन चूड़ियों बनाने से भी नहीं गई। तो ये सिंपल सी बात थी, आपको समझ आ गई होगी। चलिए 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वां क्या है, व्हाई कुड द बैंगल मेकर नॉट ऑर्गेनाइज देम सेल्वेज इनटू अ कोऑपरेटिव, जो नरेटर थी, जो कहानीकार थी, जो लेखक थी, वो कह रही थी उन जो एक यंग मैन के ग्रुप से कहा था कि जो चूड़ियां बनाने वाले लोग हैं उनसे कहा कि तुम क्यों नहीं स्वयं का एक ग्रुप बना लेते हो, सहसम्मति क्यों नहीं बना लेते हो, कोऑपरेटिव मतलब होता है सहसम्मति। तो ये कहा था, बट डू दे फेस इफ दे डू सो, तो क्या कहा था कि
और फिर उन्होंने क्या कहा था तो आपको वो बताना है। तो क्या कहा था, द बैंगल्स मेकर कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, जो चूड़ियां बनाने वाले लोग थे वो नहीं बनाना चाहते थे खुद को, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते थे इन कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब सहसम्मति जो होती है उसमें खुद को नहीं ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, बिकॉज क्योंकि दे हैव फैलन इनटू द विजियन सर्कल। और जो यंग मैन का जो ग्रुप था, यानी कि चूड़ियां बनाने वाले जो लोग थे, वो अपने आप को बांधे हुए थे किसमें, विसियन सर्कल यानी कि दुष्चक्र में बांधे हुए थे। इन मिडिल मैन यानी कि जो मध्य वर्ग के जो लोग थे वो अपने आप को दुष्चक्र में बांधे हुए थे। कहा है इफ दे डू सो, अगर वे ऐसा कर, इफ यदि दे वे डू सो, अगर ऐसा करते हैं, देन तब दे विल बी होल्ड, और तो क्या होगा, उन्हें परेशान किया जाएगा, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, बीटन पीटा जाएगा, एंड और ड्रैग्ड और घसीटा जाएगा, टू फॉल द डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कि जो पुलिस वाले लोग होंगे वो कहेंगे कि अवैतनिक काम के लिए उन्हें ऐसे क्या किया जाएगा, पीटा जाएगा, परेशान किया जाएगा, घसीटा जाएगा, जैसे कि एक अपराधी को किया जाता है। तो इस सिंपल सी बात आपको समझ आए। 10 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपको कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी दे दूंगी। कोई वर्ड मीनिंग है, कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दे दूंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में कोई भी बहन भाई जो कि क्लास 12th में है उसके साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा, क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग व नॉलेजेबल वीडियो लाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट